हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता महान व्यक्तित्व की श्रेणी में लेकर आ गई हूँ एक और पाठ जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले जी। एक महान राजनेता, महान समाज सेवी, उत्कृष्ट शिक्षक और एक सक्रिय समाज सेवक, इस रूप में इनकी पहचान को हम जानते हैं। और ये जो इनकी जीवन यात्रा थी इस पूरे कार्य को करने के दौरान वो कैसी रही वो जानेंगे हम इस पाठ को पढ़ने के बाद। तो शुरू करते हैं एक महान व्यक्तित्व गोपाल कृष्ण गोखले जी के पाठ की इस व्याख्या को। और उसके पहले आप देख लीजिए मेरे इस तरफ जो उनका फोटो दिया हुआ है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये चीज़, इनका फोटो पहचानना, इनके चित्र को पहचानना भी बेहद आवश्यक है, ताकि चित्र के रूप में भी हम जान सकें कि ये कौन सा महान व्यक्तित्व है। ठीक, मुझे भारत में एक पूर्ण सत्यवादी आदर्श पुरुष की तलाश थी और वह आदर्श पुरुष गोखले के रूप में मिला। उनके हृदय में भारत के प्रति सच्चा प्रेम व वास्तविक श्रद्धा थी। वे देश की सेवा करने के लिए अपने सारे सुखों और स्वार्थ से परे रहे। ये शब्द किसने किसके लिए कहे हैं जानते हैं अगली पंक्ति में। महात्मा गांधी ने ये शब्द गोपाल कृष्ण गोखले जी के लिए कहे थे। यानी अब आपको समझ में आए कि जो शुरुआत की 3 लाइन है वो उनकी प्रशंसा में किसने कही है? महात्मा गांधी जी ने कही है, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। ऐसे महान जो व्यक्तित्व हैं, इनके लिए इनके व्यक्तिगत सुखों के कोई मायने नहीं होते। इनका जो जीवन है वो पूरी तरह तन मन धन से किसके प्रति समर्पित होता है? राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित होता है। तभी इन्हें हम ऐसे महान व्यक्तित्व की श्रेणी में रखते हैं और इस तरीके से उनके पाठ को आज भी इस जनरेशन के बच्चे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इसको हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ से उनका जीवन परिचय और पाठ शुरू होता है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 को रत्नागिरी के कोटलुक गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव तथा माता सत्यभामा थी। माता पिता अत्यंत सरल स्वभाव के थे। देखिए, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है ना अपने माता पिता का उस बच्चे की सोच पर। तो जिस प्रकार ये महान व्यक्तित्व थे, इनके माता पिता स्वयं भी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दोनों उन्होंने गोखले को बचपन से ही देश समाज के प्रति निष्ठा और विनम्रता जैसे गुणों की शिक्षा दी। दोनों ही चीज़ें बच्चे के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक तो देश सेवा का भाव, समाज सेवा का भाव, और दूसरा है विनम्रता। पद कोई भी हो, लेकिन अगर वो विनम्रता के साथ निभाया जाता है तो वो अद्भुत बन जाता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि बहुत योग्यता हो और विनम्रता हो, तो वो दोनों ही चीज़ें देखने में उसका जो सामंजस्य है वो बहुत अनोखा होता है। पिता की असमय मृत्यु के कारण, असमय मृत्यु यानी समय से पहले, तो असमय मृत्यु के कारण गोखले को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो, पिता का राज क्या होता है ना, वो हम ऐसी पंक्तियों के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि पिता किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को कैसे भी वो अपने खर्चों में कमी करते, कमाने के जरिए बढ़ाते, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते। लेकिन पिताजी की अचानक मृत्यु होने के कारण क्या फर्क पड़ा? जो इनकी शिक्षा प्राप्त करने का कार्य था उसमें अनेक कठिनाइयाँ आने लगी। बड़े भाई गोविंद 15 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे। अब बात 1866 की है, उस समय ये 15 रुपये भी बहुत मायने रखते थे। ठीक है, अब आज के समय में तो हम शायद 5 या 20 रुपये का, 10 रुपये का चिप्स का पैकेट भी लेके फटाफट से खा के उसे अलग कर देते हैं, लेकिन उस समय देखिए 15 रुपये पूरे महीने में मिलते थे और पूरे महीने के खर्चे उस 15 रुपये से हुआ करते थे। यानी कितना पहले का ये समय था और 15 रुपये की वैल्यू उस समय कितनी थी। ठीक है, जिसमें वे हर माह 8 रुपये गोखले को भेजने लगे। अब आप आश्चर्य करेंगे कि 15 रुपये वो कमाते थे और उसमें से भी 8 रुपये वो किसे भेजने लगे? जो गोखले थे, अपने छोटे भाई थे, उनको भेजने लगे, ताकि उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान ना आए। यानी उनकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे, भले दूसरे खर्चों में उन्होंने कमी की। गोखले यह अनुभव करते थे कि उनके भाई किस प्रकार उनकी सहायता कर रहे हैं। किसी की सहायता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं वो इस कृतज्ञता को महसूस कर रहा है, ये उससे भी अच्छी बात है।
क्योंकि हम कई बार क्या होता है, सहायता करने वाले को और सहायता करने वाले की परिस्थिति को नहीं देखते हैं। हम बस सोचते हैं कि ये तो उनका फ़र्ज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी एक अच्छाई थी कि वो अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए इतना सहयोग कर रहे थे, और ये छोटे भाई की बहुत महानता थी कि वो ये महसूस कर रहे थे कि मेरा भाई किन परिस्थितियों में मुझे पैसा भेज रहा है, तो मुझे इस पैसे की, इस समय की कद्र करनी है। ये भावना और भी बड़ी होती है। अत्यंत संयमित जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने साधनों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, यानी जो है, जैसा है उसमें ये खुशहाल रहने का प्रयास करते थे और साथ ही साथ संयमित जीवन व्यतीत करते थे। भाई बच्चा कोई भी उम्र में हो, किसी भी उम्र में, यंग एज जो होती है, बहुत सारे नए शौक लगते हैं, पसंद के अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, लेकिन जो ये लोग थे ये अपनी हर एक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ थे। तो इनका जो जीवन था वो कैसा था, संयमित था कि शिक्षा के लिए पैसा भेजा जा रहा है तो उसका सदुपयोग हो, एक पैसे का भी जो मिसयूज़ कहते हैं हम, दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो उस स्थिति को समझ रहे थे कि भाई भी किस प्रकार उनको पैसा भेज रहे हैं। तो ये हर एक चीज़ की कद्र करते थे। ऐसा समय भी आया कि जब वे भूखे रहे और सड़क पर बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी, कई बार रातों में ये उनके नीचे बैठकर भी पढ़ाई करते थे, क्योंकि 8 रुपए इनके लिए भी काफ़ी तो नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे करके ये भी खर्च चला रहे थे और उस स्थिति में कई बार इन्हें भूखे भी रहना पड़ता था। इन कठिन परिस्थितियों में उनका संपूर्ण ध्यान पाठन पठन में लगा रहा, यानी ये फोकस्ड रहे। सब कुछ समस्याएं थी, लेकिन फिर भी ये बात नहीं भूल रहे थे कि ये पूरी समस्याएं, चाहे मेरा भाई हो या मैं हूँ, हम क्यों सहन कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। सन 1894 में उन्होंने मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। गोखले का अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था, मतलब जो इनका अंग्रेजी ज्ञान था ये बहुत ज़्यादा था, ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते थे, सुन सकते थे, समझ सकते थे, तो उस पर असाधारण अधिकार था उनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज ये रखते थे। गणित और अर्थशास्त्र में भी उनकी अद्भुत पकड़ थी। गणित यानी कि मैथ्स और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, जिसके बल पर वे तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण और उनकी विवेचना विद्वतापूर्ण ढंग से करते थे। तथ्य मतलब कि फैक्ट्स, और आंकड़े मतलब कि स्टैटिक्स जो होती है ना, सर्वे जो किसी चीज़ के होते हैं, तो उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस जो करते थे, ये बहुत अच्छे से उसमें एक्सपर्ट थे कि किस प्रकार से किसी चीज़ के तथ्य इकट्ठे हुए हैं। जैसे आप इस समय देखिए, जनगणना होती है या किसी चीज़ की बहुत सारी संख्याएं इकट्ठी होती हैं, किस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बॉयज़, कितने गर्ल्स, कितना, तो ये सारी चीज़ों के पहले डेटा इकट्ठा होता है, फिर उसके आधार पर गवर्नमेंट काफ़ी सारे निर्णय लेती है। तो ऐसे ये तथ्य और आंकड़े हमेशा इकट्ठे होते रहते हैं और उनका फिर विश्लेषण करके कई चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। ये तथ्य और आंकड़ों का विश्लेषण जो होता है ना, ये हर एक डिपार्टमेंट में होता है। स्वास्थ्य विभाग अपने हिसाब से करता है, स्वच्छता विभाग अपने हिसाब से करता है, शिक्षा विभाग अपने हिसाब से करता है, तो ये सबका अलग अलग रहता है। लेकिन ये इनके अर्थशास्त्र और गणित में पकड़ अच्छी होने के कारण क्या हुआ, ये इन दोनों कामों को बहुत अच्छे से कर लेते थे। और इनकी जो फिर उसके बाद जो एनालिसिस करने के बाद जो ये बताते थे, रिजल्ट देते थे, वो बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से यानी इंटेलिजेंस के साथ देते थे, जो बिल्कुल सही साबित होता था। इतिहास के ज्ञान ने उनके मन में स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में, जब इन्हें इंडियन हिस्ट्री के बारे में जाना और पढ़ा, तो इन्हें क्या हुआ, उसके मन में स्वतंत्रता की भावना कि नहीं, भारत गुलाम कैसे हो सकता है, जब हमारा पुराना इतिहास इतना अच्छा, हम इतने समृद्ध थे, तो हम गुलाम क्यों रहें। तो स्वतंत्रता की भावना और प्रजातंत्र यानी जनता की हर एक चीज़ को सुनना समझने जैसी भावना इनके अंदर निष्ठा के साथ उत्पन्न हो गई। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होने के पश्चात गोखले भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि ICS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो थी, उसमें ये जा सकते थे। उसमें इंजीनियरिंग और वकालत जैसे लाभदायक व्यवसायों में जा सकते थे, इनको ऑफर भी मिले, किंतु इस विचार से कि बड़े भाई के ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े,
उन्होंने इन अवसरों को छोड़ दिया, क्योंकि देखिए जैसे तैसे करके इनके भाई ने स्कूल एजुकेशन तो दिला दी, लेकिन अब स्नातक के बाद जो ये आगे की पढ़ाई होती, जिसमें ये वकालत और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज करना चाहते थे, वहाँ पर खर्च और ज़्यादा होता, पुस्तकों का, फीस का खर्च और ज़्यादा होता। तो इन्हें बस ये लगा कि कहीं मेरे ये सब कुछ करने से मेरे भाई पर और बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसीलिए मुझे ये काम अभी नहीं करना है। सन 1885 में पुणे के न्यू इंग्लिश कॉलेज से में अध्यापन का कार्य ये करने लगे कि चलो कुछ काम साथ साथ में करता चलूं, जिससे मैं भी उनकी परिवार चलाने में अपनी आर्थिक सहायता दे सकूं। तो इन्होंने क्या किया, पुणे के न्यू इंग्लिश कॉलेज में ये अध्यापन यानी कि टीचिंग का काम ये करने लगे। ठीक है, टीचिंग का काम वहाँ पे करने लगे। इस कार्य में उन्होंने स्वयं को जी जान से लगा दिया, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा बच्चों के लिए कार्य कर रहे थे, इतनी सारी अच्छी अच्छी वहाँ पर मतलब टीचिंग स्टाइल्स इन्होंने आजमाई कि ये वहाँ पर भी एक उत्कृष्ट शिक्षक साबित हुए। उत्कृष्ट शिक्षक यानी कि एक्सीलेंट टीचर वहाँ पर ये साबित हुए। अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार और छात्रों के से अपने मतलब बच्चों से अटैचमेंट के कारण ये वहाँ पर छात्रों के चहेते बन गए, मतलब फेवरेट टीचर बन गए। उन्होंने अपने सहयोगी N.J. बापट के साथ मिलकर अंक गणित की एक पुस्तक संकलित की जो अत्यंत लोकप्रिय हुई। हमने इसकी पूर्व स्लाइड में देखा था कि ये मैथ्स में बहुत अच्छे थे और मैथ्स में अच्छे होने के कारण अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर अंक गणित की यहाँ पर एक नंबर सिस्टम से जुड़ी एक इन्होंने किताब भी प्रकाशित की थी। इस पुस्तक का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, यानी इन्होंने जिस भी भाषा में उसको छापा था उसके साथ अन्य कई भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन किया गया ताकि वो कई भाषाभाषी लोगों के लिए सहायक बन सके। सन 1886 में 20 वर्ष की उम्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिवली समाज सेवा और राजनीति दोनों में प्रवेश कर लिया। समाज सेवा और राजनीति दोनों कामों में इन्होंने साथ साथ अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन, जिसे हम कहते हैं कि काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। इससे पूर्व डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में अपनी गतिविधियों के कारण, गतिविधि यानी एक्टिविटीज के कारण, सार्वजनिक जीवन में से संबंधित उत्तरदायित्व वहन करने की कला में ये महारत हासिल कर चुके थे। यानी डेक्कन एजुकेशनल जो सोसाइटी थी उसमें ये जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाते थे, उसके कारण जो सार्वजनिक जीवन है, लोगों की सोशल लाइफ है, जो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो उत्तरदायित्व लोगों के होते हैं, उसको वहन करने में, मतलब उसको निभाने में ये एक्सपर्ट हो चुके थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अधीन विषय पर कोल्हापुर में सबसे पहले अपना सर्वप्रथम भाषण दिया, यानी पब्लिक को जो सबसे पहले संबोधित इन्होंने किया था, वो पहला काम उन्होंने कहाँ किया, अपना पहला भाषण इन्होंने कहाँ दिया, कोल्हापुर में दिया था। किस विषय पर? अंग्रेजी हुकूमत के अधीन, मतलब अंडर द इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो उनके हम अधीन थे, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी। अभिव्यक्ति और भाषा प्रवाह के कारण कैसे अपनी बात को कहना है, उतार चढ़ाव क्या होता है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, इस कारण इनका जो भाषण था वो जोरदार इनका स्वागत हुआ। वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए शिक्षा को अत्यंत आवश्यक माना। प्यारे बच्चों, जितने पाठ हम पढ़ चुके हैं सब में हमने एक चीज़ देखी कि सारे के सारे जो महान व्यक्तित्व हैं वो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मानते थे कि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जहाँ पर जनता शिक्षित हो। हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षित होना इन्होंने सर्व प्रमुख आवश्यकता माना था। ठीक है, और जब व्यक्ति शिक्षित होगा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ समझेगा कि मेरा देश है, मेरी स्वतंत्रता है, मेरा जीवन है, तो मुझे स्वतंत्रता के साथ बिताना है, मैं अंग्रेज़ों का गुलाम बन के नहीं जी सकता। तो ये भावना लाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी था।
गोपाल विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सामाजिक जीवन में चेतना का संचार करते रहे। यानी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अपने जो भी काम थे, उनको करते करते ये लोगों में चेतना जगाने का कार्य भी करते रहे। अब चेतना सो जाएगी तो क्या होगा? चेतना को जगाया क्यों जाता है? चेतना मतलब अलर्टनेस। तो चेतना जगाने से बार बार लोगों को ये पता चलता रहता था कि भाई सोना नहीं है, हमको स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहना है। क्योंकि ये उस समय की बातें हैं जब भारत कहीं ना कहीं गुलामी के बंधनों में बंधा हुआ था। गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए सन 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उसमें जो गरीब लोग थे उनके लिए बहुत बड़े बड़े कार्य वहाँ पर किए जाते थे, उनके हित के कार्य किए जाते थे। शीघ्र ही यह संस्था समाज सेवा करने को तत्पर युवा, उत्साही और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्थल बन गई। यानी उन्होंने तो ये सिर्फ एक नॉर्मली सोसाइटी खोली थी, लेकिन वो एक ट्रेनिंग स्कूल बन गई। किस चीज़ के लिए? जो लोग सोशल वर्क करना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, ऐसे युवा, उत्साही और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले जो लोग आते थे कि भाई हम देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनकी टीम के लिए एक प्रशिक्षण स्थल बन गई। उनको ट्रेंड किया जाने लगा कि किस प्रकार आप इन सारे कामों के लिए ट्रेंड हो सकते हैं। तो प्रशिक्षण स्थल मतलब ट्रेनिंग स्कूल की तरह बन गई। इनमें अधिकांश कार्यकर्ता स्नातक थे, मतलब वो पढ़े लिखे लोग थे, ग्रेजुएट लोग थे। वो जानते थे कि दूसरों की मदद करने से, एक दूसरे की जब मदद की जाएगी तो एक चेन बनती जाएगी और ये चेन सबको धीरे धीरे फिर एकजुट करने का काम करेगी। आदिवासियों का उत्थान करना। आदिवासी भी एक हमारे भारत की एक जातियों में से एक है जो कि बहुत घने जंगलों आदि में रहा करते थे उस समय। तो उनका विकास करना, उत्थान करना, साथ ही बाढ़, अकाल आदि पीड़ितों की मदद करना और स्त्रियों को शिक्षित करना, विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना इस संस्था के उद्देश्य थे। क्या क्या काम वो लोग करना चाहते थे? तो वो लोग आदिवासियों का विकास करना हो, या फिर बाढ़ और अकाल जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी उसमें लोगों की सहायता करना, मदद करने के काम हो, या फिर स्त्रियों को शिक्षित करने की बात हो, या विदेशी शासन से जो मुक्त करने का जज्बा जगाने की बात थी, इन सब कार्यों को करना इस संस्था के प्रमुख एम थे, यानी कि उद्देश्य थे। इन सारे टॉपिक्स पर उनके जो ये स्कूल था, जो ट्रेनिंग स्कूल था, वो काम करता था और लोगों को सिखाता था। कार्यकर्ताओं पर गोखले का अत्यंत प्रभाव था, जिसे देखकर किसी ने टिप्पणी की, केवल एक गोखले से ही हमारी रूह कांपती है, उनके जैसे बीसियों और बन रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने कहा कि एक गोखले के स्वभाव और उनकी जो बदलाव की कोशिशें हैं उससे ही हमारी रूह कांप जाती है। अगर इन जैसे ट्रेनिंग स्कूल में इन जैसे गोखले बनते रहे तो ऐसे बीसियों गोखले और बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ये अंग्रेज़ों की तरफ से कमेंट हो सकता है। गोखले के जीवन पर महादेव गोविंद रानाडे का बहुत प्रबल प्रभाव था। वे सन 1887 में रानाडे के शिष्य बन गए। ये इनसे बहुत इंस्पायर थे, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये भी, और इनसे बहुत इंस्पायर थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? उनके शिष्य बन गए। रानाडे ने उन्हें सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 15 वर्ष तक प्रशिक्षित किया और ईमानदारी, सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पण और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। देखिए, समर्पण का अर्थ क्या होता है? डेडिकेशन। कोई भी काम करने में क्या चाहिए? समर्पण का भाव, डेडिकेशन का भाव। और सहनशीलता यानी क्या होता है? किसी चीज़ को सहने का भाव। ये नहीं कह रहे हैं कि अत्याचार को सहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को जीवन में सहन तो करना पड़ता है। उनको सहन कर करके ही व्यक्ति जो बहुत पेशेंसफुल है वो बन जाता है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने किसने सिखाई? इन्हें महादेव गोविंद रानाडे ने सिखाई। कितने वर्षों में सिखाई? लगभग 15 वर्ष तक वो उन्हें ट्रेंड करते रहे कि सामाजिक जीवन में जो जो समस्याएं आती हैं उसमें दो चीज़ें बहुत काम की हैं, एक समर्पण और दूसरा सहनशीलता। तो दोनों ही चीज़ों के लिए गोविंद रानाडे ने इनको बहुत ट्रेंड कर दिया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, गांधी जी बीच में दक्षिण अफ्रीका गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई वगैरह करने के लिए, तो गोखले से मिले थे। वे गोखले का विनम्र स्वभाव और जन जागरण हेतु जो वो कार्य कर रहे थे उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। यानी गोपाल कृष्ण गोखले का जो सॉफ्ट नेचर था, विनम्रता भरा, आदर से भरा हुआ नेचर था, और साथ में जन जागरण के लिए वो जो काम कर रहे थे, तो गांधी जी उसको देख के बहुत इंस्पायर हुए।
गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। किसको? गांधी जी ने गोखले को, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को किसने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गांधी जी ने। गांधी जी कहते थे कि गोखले उस गंगा का प्रतिरूप है। जैसे गंगा हमारे यहाँ पवित्र नदी मानी जाती है, तो वैसे ही गोखले की तुलना गंगा से की है इन्होंने, कि गंगा का प्रतिरूप है, मतलब उन्हीं की तरह है जो अपने हृदय स्थल पर सबको आमंत्रित करती रहती है और जिस पर नाव खेने पर उसे सुख की अनुभूति होती है। गंगा चाहे तो कह दे कि भाई मैं तो सर्वमान्य हूँ, इतनी पवित्र हूँ, मेरे ऊपर कोई नाव नहीं चलाएगा, तो वो डुबा दे उसको चाहे तो। लेकिन गंगा नदी क्या करती है? एक माँ की भांति वो सबका पालन पोषण करती है, साथ ही साथ अपने हृदय स्थल पर यानी अपने ऊपर सबको, लहरों पर सबको नाव चलाने का अवसर देती है। और जो व्यक्ति जब उस पर नाव चलाते हैं तो गंगा प्रसन्नता का अनुभव करती है। अब इसकी तुलना गोपाल कृष्ण गोखले से कैसे की? कि गोपाल कृष्ण गोखले भी सभी को अपने हृदय में स्थान देते हैं और सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। गांधी जी ने गोखले से स्वराज्य प्राप्ति का तरीका सीखा कि किस प्रकार भारत में पूर्ण स्वराज की स्थापना की जा सकती है। गोखले भी गांधी जी की सादगी और दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हुए। क्योंकि गांधी जी उम्र में बड़े थे, इसलिए गोखले उन्हें बड़े भाई सा आदर देने लगे। गोखले उन्हें बड़े भाई जैसा प्यार, उनको सम्मान देने लगे उनको। ठीक है। सन 1889 में गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उस समय की जो प्रमुख भारतीय कांग्रेस की पार्टी थी उसमें ये शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के मंच से भारतीयों की विचारधारा, उनके सपने और उनकी महत्वाकांक्षाओं को अपनी तर्कपूर्ण वाणी और दृढ़ संकल्प के द्वारा व्यक्त किया। एक सार्वजनिक मंच में जिसमें इन्हें कई लोग सुन रहे थे, वहां इन्होंने मंच पर बोलना शुरू किया कि भारतीयों की विचारधारा यानी सोच कैसी होनी चाहिए, उनके सपने क्या हैं, उन सपनों को पूरा करने की महत्वाकांक्षाएं उनकी क्या हैं। ये सब चीज़ें तर्कपूर्ण, मतलब लॉजिक और रीज़न के साथ वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किए, अपने संकल्प बताए कि हम भारत की आज़ादी चाहते हैं और हम इसे पाकर रहेंगे। सन 1905 में गोखले कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड भी गए थे। उन्होंने ब्रिटिश राजनेताओं को और जनता के सामने भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत की। वहाँ पर भी जाकर उन्होंने क्या किया? भारत की जो एक्चुअल कंडीशन थी, जो स्थितियाँ थी, वो सब कुछ प्रस्तुत की वहाँ पर। अपने 45 दिन यानी कि 45 डेज के प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न शहरों में प्रभावपूर्ण 45 सभाओं को संबोधित किया। यानी ये 45 दिन वहाँ पर रहे इंग्लैंड में, और उन 45 दिनों में यानी 45 डेज में हर दिन ये एक सभा करते थे, लोगों को असेंबल करते थे, इकट्ठा करते थे और अपनी बात कहते थे। तो हर दिन उन्होंने वहाँ पर, यानी एक दिन भी बेकार नहीं किया, हर दिन वहाँ पर प्रभावपूर्ण 45 सभाएं, मतलब वो जो सभाएं होती थी उनका एक असर होता था। ऐसा नहीं कि बस गए हैं तो बस चलो बोल लेते हैं इकट्ठा करके, तो वो प्रभावपूर्ण यानी इम्पैक्टफुल जो थी वो वहाँ पर ऐसी सभाओं का वहाँ पर आयोजन किया। श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला। तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते। जब ये बोलना शुरू करते तो सुनने वालों को लगता बस ये बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं। निसंदेह गोखले भारत का पक्ष प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में सर्वाधिक सक्षम नेता थे। मतलब अपनी बात कहने में, अपने भारतीयों का पक्ष रखने में कि भारतीय व्यक्ति क्या चाहते हैं, ये बात कहने में ये सर्वाधिक सक्षम थे, यानी बहुत अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत कर पाते थे। अलीगढ़ कॉलेज अंग्रेजों और अंग्रेजी राज्य के समर्थकों तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधियों का गढ़ माना जाता था, किंतु वहां भी एक राष्ट्रवादी छात्रों का प्रभावशाली समूह था। मतलब जो अलीगढ़ का कॉलेज था वहां पर ज्यादातर अंग्रेज और अंग्रेज लोग जो रहते थे उनकी कम्युनिटी का बहुत विरोधियों का गढ़ माना जाता था। ठीक है, अंग्रेजों का समर्थक तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधियों का वो गढ़ माना जाता था। लेकिन वहाँ पर एक समूह ऐसा था जो राष्ट्रवादी थे, मतलब जो अपने देश के लिए अच्छा सोचते थे, वो भी वहाँ पर थे। गोखले के विचारों की अलीगढ़ के छात्रों पर
इतनी अधिक गहरी छाप थी कि जब गोखले वहां भाषण देने पहुंचे तो कुछ छात्रों ने उनके बग्घी के घोड़े हटा दिए और वो स्वयं बग्घी में जुत गए। यानी रथ चलता है ना जिसमें घोड़े लगे रहते हैं आगे, तो जब ये वहाँ अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गए अपना भाषण देने के लिए तो उनने उनके रथ के घोड़ों को हटा दिया और वो लड़के वहाँ के वो स्वयं घोड़ों की जगह वहाँ पर अपने आप को बांध लिया वहाँ पे और रथ को आगे आगे की तरफ खींचने लगे बग्घी को। वे बग्घी को खींचते हुए गोखले जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते हुए स्ट्रेची हॉल तक ले आए जहां पर कार्यक्रम होना था। वहां तक ऐसे नारे लगाते हुए उनको वहां पर खुद ही वो बग्घी को जोतते हुए आगे ले आए। गोखले ने समाज सेवा को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया था। उन्होंने मान लिया था कि अब ये जो समाज सेवा है, लोगों का भला करना है, यही मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। सन 1898 में मुंबई में प्लेग का प्रकोप हुआ। जैसे कि अब देखिए, जब तक ये कोरोना नहीं हुआ था मैं आपको ये प्लेग का प्रकोप समझा ही नहीं पाती, लेकिन जैसे इस समय हमने कोरोना का प्रकोप देखा है, ऐसी ही एक महामारी आई थी जो कि प्लेग थी। तो 1898 में प्लेग की बीमारी ऐसे ही भयानक रूप से फैली थी जैसे इस समय आप कोरोना देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने स्वयं सेवकों के साथ दिन रात प्लेग पीड़ितों की सेवा की। जैसे कोरोना कितनी भयानक बीमारी थी, कितना भयंकर वायरस था, लेकिन फिर भी जो सेवाभावी लोग थे उनने सेवा करना नहीं छोड़ा था। तो ऐसे ही इन लोगों ने दिन रात जो प्लेग पीड़ित थे, वो भी महामारी थी, तेजी से फैल रही थी, तो उन लोगों की सेवा की। वरना सेवा नहीं करते तो लोग तो सिर्फ मरते जाते। तो सेवा का भाव भी इनके अंदर इस प्रकार भरा हुआ था। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। उन्होंने सरकार से मादक पदार्थों की बिक्री खत्म करने का अनुरोध किया। मादक पदार्थ यानी शराब वगैरह जैसी चीज़ें, जो नशे की चीज़ें होती हैं, उनकी बिक्री को बंद कराने का निवेदन किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, परिवार खराब करती हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब करती हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप ये नशे वाली जो भी चीज़ें मिल रही हैं, इनको पूरी तरह इनकी बिक्री बंद कर दीजिए। वे अधिकाधिक भारतीयों को नौकरी देने, सैनिक व्यय को कम करने और नमक कर की हटाने की मांगे निरंतर उठाते रहे। देखिए, तीनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं कि भारतीयों को आप सबसे ज़्यादा जॉब दो, बेरोजगार नहीं रहेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी, हर व्यक्ति कमाएगा तो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है। सैनिक व्यय को कम करने, यानी कि जो सैनिकों पर जो व्यय हो रहा था उसको भी थोड़ा सा कम करने की बात की। साथ में नमक कर हटाने की, जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उसको पूरी तरह हटाने की भी बात की उन्होंने निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने, कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया। अब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब प्राथमिक यानी 5th तक, 5वीं तक की कक्षा शिक्षा को अनिवार्य भी कर दिया और साथ ही साथ निःशुल्क कर दिया कि पहली से 5वीं तक बच्चे से किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए और वो अनिवार्य हो, यानी कम से कम बेसिक क्लासेस तक, यानी पढ़ना और लिखना 2 चीज़ें सभी को आने लगें, उस शिक्षा को अनिवार्य करने की बात करी। साथ ही साथ कृषि यानी कि खेती किसानी की चीज़ों में और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि भारत के लोगों का सर्व प्रमुख व्यवसाय था। तो कृषि में भी क्या किया उन्होंने कि कृषि के अवसर बढ़ाएं, आप कृषि की शिक्षा दें कि किस प्रकार का बीज उगाएं, कब कौन सी फसल उगाएं, कैसी मिट्टी तैयार करें, खेत को कैसे तैयार करें, कब सिंचाई की जानी चाहिए, कितनी सिंचाई की जानी चाहिए। तो ये सब किसान कैसे होता है, किसान देख देख के सीखता है, लेकिन इन्होंने क्या बात की कि कृषि की भी प्रॉपर शिक्षा दी जाए कि कैसे आप उत्पादन को अधिकतम करें, कैसे बढ़ाएं, खाद कैसे तैयार हो, कब खाद दी जाए, कितनी खाद दी जाए, इन सारी चीज़ों पर भी इन्होंने बात की। साथ ही साथ वैज्ञानिक शिक्षा दिए जाने से क्या होता, लोग अंधविश्वासों से दूर रहते। तो वैज्ञानिक शिक्षा यानी भी साइंस की शिक्षा और साथ में साथ तर्क बुद्धि को भी विकास करने का यहाँ पर इन्होंने बढ़ावा दिया। अकाल और राहत कोष का सही ढंग से इस्तेमाल करने हेतु सरकार पर बराबर दबाव बनाए रखा। सरकार के पास एक इमरजेंसी फंड होता है जो कि वो प्राकृतिक आपदा, जो डिजास्टर हम जिन्हें कहते हैं, जैसे कि बाढ़, अकाल, ऐसी स्थितियों में सरकार अपने लोगों की मदद करने के लिए उस कोष का यानी कि पैसे का प्रयोग करती है। कई बार क्या होता है, छोटी मोटी किसी समस्या में वो कोष खर्च हो गया या जितना था उससे आवश्यकता से अधिक खर्च हुआ, तो इन सब चीज़ों के कारण जो परेशानियां होती थी उसके लिए इन्होंने क्या किया कि आप जो राहत कोष है आपका,
उसका सही इस्तेमाल करें। और सही इस्तेमाल के लिए उन पर प्रेशर बनाए रखा गवर्नमेंट में कि आप ऐसा ना हो छोटी आपदा पे ज़्यादा धन खर्च कर दें और कोई बड़ी आपदा आए तो आप उसमें कम पैसा दें। तो बैलेंस बनाने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बनाए रखा कि बाढ़, अकाल ऐसी समस्याएं अगर आएँ तो आप सही ढंग से लोगों पर पैसा खर्च करें और उन पर सुविधाएं दें। जैसे जिन लोगों की बाढ़ या अकाल जैसी जगहों पर मान के चलो घर बह गए, तो आपने पेपर में, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा ना कि प्रधानमंत्री ने राहत कोष से सबको 5-5 लाख रुपए देने की बात की है, या सबको नौकरी देने की बात की है, या फिर घर का दोबारा घर बनाने के लिए पैसा देने की बात की है। तो वो जो कोष है जिससे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहायता करते हैं वो क्या कहलाता है? वो राहत कोष कहलाता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राहत कोष कहलाता है। ठीक है, इससे वो मदद की जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के प्रति गोखले की अत्यधिक सहानुभूति थी। कई लोग जो अपने व्यवसाय के लिए, कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो रहते थे, उनके प्रति इनकी एक विशेष सिंपैथी थी। अपने उन बंधुओं पर होने वाला अन्याय उन्हें स्वयं पर होने वाला अन्याय लगता था। दक्षिण भारत में उस समय गोरे, काले और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। स्वयं गांधी जी ने भी जिसका सामना किया था। तो गोखले को जब पता चला कि वो दक्षिण भारत में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा अन्याय होता है, तो उस अन्याय को स्वयं पर महसूस करते थे कि उन पर नहीं हो रहा, ये मुझ पर ही हो रहा है। गांधी जी के निमंत्रण पर, बुलावे पर वे 1912 में दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। गांधी जी स्वयं वहाँ थे, उन्होंने इनको बुलाया, तो ये भी 1912 में वहाँ पर गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई भारतीय राजनेता प्रवासी भारतीयों की स्थिति को परखने के लिए भारत से आया हो। यानी ये दोनों व्यक्ति वहाँ पर क्यों गए थे? जो वहाँ पर भारतीय रह रहे थे उनकी स्थिति का सही जायजा लेने, ताकि उनके लिए भी कुछ सुधार किया जा सके, कुछ उपाय ढूंढा जा सके। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सरकार से जातीय भेद को समाप्त करने का आग्रह किया। आप अपनी सोशल साइंस, सिविक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जो जाति के आधार पर आप लोग भेदभाव करते हो, गोरे काले का जो भेदभाव करते हो, उसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत मुसीबतों की जड़ बन रहा था। गोखले देश की आज़ादी, सामाजिक सुधार और समाज सेवा हेतु अथक परिश्रम करते रहे। यानी जब तक उनका जीवन रहा वे देश की आज़ादी, सामाजिक सुधार और समाज सेवा के निरंतर कार्यों में लगे रहे। निरंतर परिश्रम से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। भाई हेल्थ है, ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ बाहरी कार्यों में लगे रहोगे, समय पे खाना नहीं, अन्य किसी कामों की दिनचर्या फिक्स ना होने के कारण क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उनकी बहुत सारी बीमारियां होने लगी। उन्हें मधुमेह, यानी जिसे आप डायबिटीज़ कहते हो, और दमा जिसे आप अस्थमा समझते हो, उन दोनों बीमारियों ने घेर लिया। तो अस्थमा भी हो गया और मधुमेह भी हो गया। 19 फरवरी 1915 में रात्रि 10:25 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। यानी एक ज्योतिपुंज जो था वो इस तारीख में उसका अंत हो गया। उन्होंने आकाश की ओर आंखें उठाई और हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते हुए सदा के लिए आंखें मूंद ली। यानी ऊपर ईश्वर को देखा, एक बार धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले अपने कार्यों और आदर्शों के साथ सदा हमारे हृदय में अमर रहेंगे। ऐसे भारत माँ के वीर सपूत थे ये, जिनके बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार जान रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने हमारे देश का, समाज का कितना भला करना चाहा, किस किस रूप में खुद कष्ट सहे, लेकिन हम भारतीयों को हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र कर गए। इन व्यक्तियों का एक एक योगदान हमें याद रखना चाहिए। हमारे हृदय में हमेशा इनके लिए आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए। जो जानकारियाँ हम इन किताबों के माध्यम से, इन पाठों के माध्यम से पा रहे हैं, ये वाकई बहुत अनोखी हैं और वाकई बहुत ज़रूरी थी हमें जानने के लिए कि जिस स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली कि बस अंग्रेज़ों को कह दिया कि भाई आप चले जाइए और वो चले गए। उसको पाने के लिए कितना संघर्ष, कितनी कठिनाइयाँ, कितने प्राणों ने उत्सर्ग किया, वो ये पाठ पढ़कर ही हमें पता चलता है। तो ऐसी ही बहुत सारी अन्य जानकारियों के लिए मैं आपसे मिलती रहूँगी
अगले पार्ट में हम इस पार्ट के प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। तब तक मैग्नेट ब्रेन्स में क्या क्या छुपा हुआ है वो एक बस झलकियों के रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें एनटीएससी, सीयूईटी जैसी चीज़ें भी हैं और साथ ही साथ ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश की भी बहुत सारी क्लासेस हैं। तो आप सब कुछ देखिए और अपनी रुचि और अपनी क्लास के हिसाब से चुनते जाइए वीडियो और देखते जाइए और अपना विकास करिए। साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा जो गूगल फॉर्म है, फटाफट से उसे भर के आप सबमिट कर देंगे तो वो हम तक आ जाएगा, ज़रूरी चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इस ज्ञान की गंगा में एक आहुति आपकी भी चाहिए। इसमें बहते रहने के लिए ज़रूरी है कि हम वीडियो को शेयर करते रहें। जितना ज्ञान बढ़ेगा हमारी ज्ञान की गंगा उतनी ही लंबी होती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न और उत्तर के साथ। पाठ का वाचन एक बार दोबारा फिर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।